हरम गहरी नींद में सो रही थी जब उसके चेहरे पर किसी की गर्म सांसों की तप से अचानक आंख खुल गई। खुद पर झुके सन्नान हैदर को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, मगर सन्नान की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। नीम अंधेरे में उसकी आंखों की मद्दोशी हरम के आसान खता कर रही थी। छोड़ो, वो बम मुश्किल बोल पाई। स्नान ने फौरन उसके होठों को ताला लगा दिया और हाथों को उसके दुपट्टे से बांध दिया। हरम बहती आंखों के साथ बुरी तरह से मजाहमत कर रही थी, मगर सन्नान किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसका मुंह दबोचे उसके जिस्म से शर्ट हटा रहा था। हरम के जिस्म से जान निकलने लगी, क्योंकि वो शख्स एक बार फिर दफ्तर के इस्तकबालिया पर बैठी उमर रसीदा खातून ने नजर भरकर सामने खड़ी लड़की को देखा, जो सांवली मगर जाजिब नजर हुस्न लिए खड़ी थी। चेहरे पर थकन और आंखों में उलझन थी। नाम हरम हरम फातिमा तालीम एफए तजुर्बा नहीं। खातून ने एक लम्हा सोचकर कहा, यहाँ तुम्हारे लायक कोई नौकरी नहीं। हरम ने पलकें झुकाकर धीरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, बहुत मजबूर हूँ। उसी लम्ह एक नौजवान शख्स लिफ्ट से निकलकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। कद लंबा, चेहरा पुरकशिश और लिबास महंगा। नजर जैसे ही हरम पर पड़ी, कदम लम्हे भर को रुक गए। कौन है यह? उसने नरमी से पूछा। नौकरी के लिए आई है, मगर तालीम और तजुर्बा कम है। ओह अच्छा। वो हरम के करीब आकर रुक गया। क्या नाम है तुम्हारा? हरम। उसने नजरें चुराई। काम सीखने का शौक है जी, बस एक मौका चाहिए। स्नान ने मुस्कुराते हुए स्टाफ को इशारा किया। आज से यह मेरे ऑफिस की असिस्टेंट है। अगले दिन से हरम दफ्तर आने लगी। स्नान हर बार उसे नजर भरकर देखता, छोटे छोटे कामों के बहाने बुलाता, सवाल करता और मुस्कुराता। तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं हरम, कभी कभी लगता है कुछ कहना चाहती हो। हरम ने नजरें नीची रखते हुए कहा, काम बताएं सर। दिन गुजरते गए और हरम को सन्ना की नजरों में एक अलग सी तपिश महसूस होने लगी। एक दिन सन्नान ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, तुम अच्छी हो हरम, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। हरम का दिल धक से रह गया। माफ कीजिए सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, दोस्ती के लिए नहीं। अरे अरे, इतनी सी बात पर खफा हो गई। चलो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब? हरम की आवाज कपकपाई। शादी कर लो मुझसे। कमरे में खामोशी छा गई। हरम ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं संजीदा हूँ। मैं तन्हा हूँ और तुम मेरे दिल के करीब हो। हरम ने इनकार कर दिया। हम अलग दुनियाओं के लोग हैं। सरनान ने नरम लहजे में कहा, दुनिया बदल सकती है, जज्बे नहीं। तुम सिर्फ मेरी बात मान लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ आई। माँ बीमार और झुर्रियों भरा चेहरा, पर बातों में वकार। सन्ना ने अपनी जिंदगी की मुकम्मल तन्हाई की तस्वीर खींची। माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, चाचा ने पाला, वो भी जल बसे। अब बस तन्हाई है और चाहत है कि कोई साथ हो। माँ ने हरम का हाथ थामकर देखा, बेटा, यह शख्स चाहे रईस है, मगर इसकी आंखों में सच्चाई है। हरम ने गहरी सांस ली। अम्मी, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है। निकाह के दिन हरम का दिल बोझल था। कीमती जोड़ा, महंगी ज्वेलरी चमकते हुए हॉल में वो दुल्हन बनकर बैठी थी। हर तरफ खुशबू और रोशनी थी, मगर दिल में कुछ अधूरा सा था। स्नान निकाह के कमरे में दाखिल हुआ। खुश मुतमईन। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। स्नान ने फक्र से कबूल किया, और जब हरम ने हिचकिचाते हुए कबूल है कहा तो सन्नान की आंखें चमक उठीं। निकाह के बाद वह हरम और उसकी माँ को अपने फ्लैट पर ले आया। यह अब से तुम्हारा घर है। जिंदगी की सारी आसानियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, बस मेरे साथ चलो। हरम खामोशी से फ्लैट के हर कोने को देखती रही। वो जगह जो किसी और की लगती थी, अब उसके नसीब में लिखी गई है। रात को जब वो बेड पर बैठी तो दिल बेचैन था, एक अनजाना खौफ, एक घुटन। फ्लैट की खामोशी में उसके कानों में सन्नान के कदमों की आहट गूंजी। दरवाजा खुला, वह अंदर आया। कमरे की मध्यम रोशनी में सन्नान हैदर का चेहरा और भी सख्त लग रहा था। कीमती परफ्यूम की महक दबे कदमों से चलता वो हरम के करीब आया। वो जैसे ही साकेत बैठी थी, आंखें बंद थी, मगर दिल की धड़कनें बहुत बुलंद थी। स्नान ने धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर की। अब हम एक हो चुके हैं। हरम, खुद को मेरे हवाले कर दो। हरम ने नजरें चुराई। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, मुझे वक्त चाहिए। स्नान की आंखों में कुछ लम्हे के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही पल वो झुककर उसके बालों में चेहरा छुपाए बोला, वक्त गुजर जाएगा, तुम खुद समझ जाओगी। इसके बाद
वो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हरम ने हंट भी चीखे बगैर आंसू बहाए। वो अपने अंदर के शोर को दफन कर रही थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। हरम खामोशी से शावर के बाद आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर दर्दी छाई हुई। तभी सन्नान कमरे में आया, हाथ में नाश्ता था। थोड़ी देर माँ के पास जाना है। स्नान ने चौंक कर पूछा, अभी तो तुम आई हो, थोड़ा वक्त मुझे दो। वो जाने क्यों हर बात पर मुकम्मल इख्तियार जताता था। हरम ने खामोशी इख्तियार कर ली। दिन गुजरने लगे। स्नान सुबह दफ्तर चला जाता, शाम को आकर मुकम्मल इख्तियार के साथ हरम का वक्त मांगता, उसे बातें सुनाता, हंसाता, कभी तोहफे लाता और कभी बेजा गुस्सा कर बैठता। एक दिन अचानक वो उसे कार की चाबी थमाते हुए बोला, सीख लो गाड़ी चलाना, आइंदा माँ को तुम खुद मिलने जाया करोगी। हरम ने हैरत से कहा, मगर मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, तो सीखने में क्या हर्ज है? सब बीमियाँ शौहरों के साथ कदम मिलाकर चलती हैं, तुम्हें भी आना होगा मेरे अंदाज में। वो खुद को संभालती रही कि हर नई चीज को समझने की कोशिश करती रही। एक रोज हरम ने देखा कि सन्नान के मोबाइल पर एक लड़की का नाम बार बार आ रहा है। फोन उठाया तो कॉल कट गई। कौन है यह अली? सन्नान ने मोबाइल हाथ से लिया। पुराने जानने वाले होते हैं, सबको नहीं बुलाया जा सकता, तुम अपना फोकस बदलने की कोशिश करो। हरम खामोश हो गई, लेकिन दिल में सवाल पनपने लगे। पहुंची और पूरा दिन वहां गुजारा। शाम को सन्ना आया, मगर उसके चेहरे पर नापसंदीदगी थी। मुझे बताए बगैर चली गई। अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, वक्त नहीं मिला, मगर तुम अब मेरी बीवी हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यह अल्फाज सादा नहीं थे, गिरफ्त थी जो दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी। एक दिन जब वो रात के खाने पर मेज पर बैठी, स्नान ने कहा, मैं चाहता हूं हम जल्द बच्चे की प्लानिंग करें। हरम ने चौंक कर उसे देखा। अभी हाँ, अभी वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मगर मैं खुद को तैयार नहीं समझती। तुम्हें बस मेरा साथ देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वह जैसे फैसले पहले कर लेता था और फिर सिर्फ हरम से हाँ चाहता था। हरम ने एक दिन खामोशी से माँ से कहा, अम्मी सब कुछ है मगर दिल में सुकून नहीं। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, जब तकदीर बड़ी छत दे तो छाव की ख्वाहिश छोटी नहीं होनी चाहिए। बर्दाश्त कर बेटा, शायद वक्त बदल जाए। लेकिन वक्त के साथ सिर्फ स्नान का रवैया बदलता रहा। वो कभी एक खूबसूरत शौहर लगता था, कभी मुकम्मल अजनबी, कभी तोहफे लाता तो कभी गुस्सा करके कमरे से निकल जाता। एक बार हरम ने देखा, वो फोन पर किसी से कह रहा था, वो अब मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ आराम से हो रहा है। यह सुनकर हरम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो अब मुकम्मल तौर पर उलझ चुकी थी। मोहब्बत और खौफ के बीच, वफा और शक के दरमियान। सुबह के वक्त जब हरम आंख खोलती, तस्नान का बिस्तर खाली होता। अक्सर वो कहता, मीटिंग है, जल्दी निकलना होता है। एक दिन उसने बताया कि चंद दिन के लिए लंदन जाना है, बिजनेस का काम जरूरी है। हरम ने सवाल किया, मैं भी चलूं आपके साथ? स्नान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पासपोर्ट बनवाओ, अगली बार साथ चलेंगे। अभी जरूरी कागजात भी साथ नहीं, बस चंद दिन की बात है। उसने वादा किया कि लंदन पहुंचते ही राब्ता करेगा। रवानगी से पहले वो फोन पर बोला, ख्याल रखना, तुम भी और अम्मी भी जल्द वापस आऊंगा। पहला दिन गुजर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फोन खामोश रहा। हरम ने कई बार कॉल की, मैसेजेस भेजे, मगर कोई जवाब ना आया। हफ्ता मुकम्मल हुआ। हरम की माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह अस्पताल के चक्कर लगाती, घर आती और फोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठ जाती। एक दिन उसने खुद ऑफिस जाने का फैसला किया। दुपट्टा संभालती वो नीचे रिक्शे में बैठी और दफ्तर के उस पते पर पहुंची जहां कभी सन्नान का ऑफिस था, मगर सामने अब एक शॉपिंग सेंटर खड़ा था। हैरानी से इर्द गिर्द देखा, अंदर जाकर इस्तकबालिया पर दरियाफ्त किया। पहले यहाँ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस था, सन्नान हैदर के नाम से। लड़की ने नफी में सर हिलाया। कई महीने हो गए, यहाँ ऐसा कोई ऑफिस नहीं। एक सदमा सा लगा। वह रिक्शे में वापस बैठी और स्नान के फ्लैट पहुंची जिसमें वह माँ के साथ मुकीम थी। वहां अचानक मालिक मकान आ गया, बीवी फ्लैट खाली करना होगा। स्नान साहब ने 1 माह बाद कब्जा लेने का कहा था, लेकिन वो तो लंदन गए हैं। मुझे जो बात कही गई वो ये है कि फ्लैट खाली करवा लो। हरम के हाथ से सामान रखने वाला थैला गिर गया। वो समझ गई कि जो कुछ स्नान ने कहा सब एक खेल था। अगली सुबह उसकी माँ की हालत खराब हो गई। वो दवा लेने दौड़ी, अस्पताल गई, लेकिन कोई बेहतरी ना आई। 3 दिन बाद
माँ का इंतकाल हो गया। हरम के कदमों तले से जमीन निकल गई। जनाजा, दफन, ताजियत सब कुछ खामोशी से हुआ। कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही कोई साथ निभाने वाला। माँ के बाद हरम के पास कुछ ना बचा। वो चंद दिन माँ के कमरे में बंद रही। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सलमा खाला थी, माँ की पुरानी सहेली, जिनसे कभी कभार फोन पर बात होती थी। मैं लाहौर से आई हूँ, खबर सुनी, सदमा हुआ। तुम अकेली मेरे साथ चलो। हरम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, अम्मी, अब बस अल्लाह के सहारे। लाहौर पहुंचने के बाद सलमा खाला के 2 कमरों के छोटे से मकान में उसे एक कमरा दिया गया। खाला खुद एक बंगले पर काम करती थी और उनकी बहू का रवैया हरम के लिए बेहद तल्ख था। मुफ्त की रोटी खाने आई है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। बहू के अल्फाज हरम के लिए जहर थे। एक दिन सलमा खाला उसे सुबह के वक्त जगाते हुए बोली, चलो डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं, बहुत कमजोर हो गई हो। क्लिनिक में जब डॉक्टर ने मुआयने के बाद हरम की तरफ देखा तो कहने लगी, मुबारक हो, तुम तो माँ बनने वाली हो। हरम ने सर घुमाकर सलमा खाला को देखा, फिर नजरें झुका ली। वापसी पर घर में खामोशी छाई रही। रात को खाला ने पूछा, कब हुआ था निकाह? तुम कुछ बताती ही नहीं। कराची में एक शख्स से मोहब्बत हुई, निकाह किया, फिर वो चला गया, राब्ता नहीं हुआ। शायद किसी मुसीबत में हो। उसके माँ बाप कहाँ होते हैं? कुछ मालूम नहीं। वो कहता था सब मर चुके। सलमा खाला ने अफसोस से सर हिलाया। दुनिया बहुत बदल गई है। हरम ने झूठ छुपाया, सच खुद पर वाजिब नहीं समझा। वो सोचती रही, क्या वाकई वो शख्स वापस नहीं आएगा? और अगर कभी सामने आया तो अगले दिन जब खाला बंगला जाने लगी तो हरम ने कहा, मैं भी काम करना चाहती हूँ, आपकी मालकन से बात करें, कुछ भी मिल जाए। खाला ने हैरानी से देखा, अरे बेटा, तुम इस हालत में काम करोगी? जी, अब सिर्फ सांस लेना काफी नहीं, कुछ करना पड़ेगा। चंद दिन बाद सलमा खाला ने उसे बंगले पर ले जाकर मालकन तस्लीम बेगम से मिलवा दिया कि मेरी बेटी जैसी है, काम की मोहताज है। तस्लीम बेगम ने सर से पैर तक देखा। सास की खिदमत के लिए एक नई मुलाजमा चाहिए, रिहाइश भी दे देंगे। हरम ने फौरन हाँ कर दी। उसे एक छोटा सा कमरा मिला। दुपट्टा ओढ़कर दोपहर को वो बीजान के कमरे में पहुंची। वो एक बुजुर्ग सी खातून थी, नरम लहजा और धीमी मुस्कुराहट रखने वाली। नाम क्या है तुम्हारा? हरम, अच्छा नाम है, संभाल लोगी? मुझे जी पूरी कोशिश करूंगी। सुबह का वक्त था। हरम आस्तगी से मुलाजमा के क्वार्टर से निकली और बंगले के पीछे लॉन में जा बैठी। हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी और आंखों में उलझन। काफी दिनों से वह खुद से लड़ रही थी। रहम में पलती जिंदगी का बोझ उसे हर लम्हा याद दिलाता कि वो एक धोखे का नतीजा है। अभी भी वक्त है, उसने खुद से कहा, इस बोझ से निजात पालो। उसने सलमा खाला से बात की। खाला, अगर मैं किसी क्लिनिक जाना चाहूं तो खाला ने चौंक कर उसे देखा। तुम अकेली नहीं हो, अब सोच समझकर फैसला करो। हरम खामोश हो गई और अगली सुबह बंगले में काम पर वापस जाते बीजान की कमजोर आवाज ने उसे रोक लिया। बेटा, आज सर में दर्द है, जरा दबा दो। वो सर दबाने लगी तो बीजान की नाम आंखों में अपनायत नजर आई। तुम्हारी आंखों में माँ जैसी नरमी है। यह जुमला सुनते ही उसने पेट पर हाथ रखा और दिल ही दिल में कहा, अगर मेरे अंदर जिंदगी पल रही है तो शायद यह सजा नहीं, कोई आजमाइश है। फैसला हो चुका था। अब वह बच्चे को जाया नहीं करेगी। दिन अब एक से थे। सुबह का आगाज बीजान की खिदमत से होता, दोपहर में दवा, शाम में थोड़ी सी गुफ्तगू। बंगले के दूसरे कामों से उसका कोई वास्ता नहीं था। तस्नीम बेगम का सामना कम होता, मगर जब भी होता लहजा तेज होता। इन लोगों को देखो सलमा, 2 दिन का आसरा दो और हमेशा के लिए जड़े गाड़ लेते। एक दिन बीजान की तबीयत कुछ बेहतर थी। हरम खिड़की के पास पर्दा खींच रही थी कि उनकी नजर सन्नान की एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वो सोफे पर बैठी थी, हाथ में एक तस्वीर लिए। यह हमारा लाडला सबसे छोटा सन्नान। हरम के कदम जम गए, दिल धड़कना बंद हो गया। वो तस्वीर जिस पर बीजान हाथ फेर रही थी, वही चेहरा, वही शख्स जिसने एक वादे के साथ हरम की जिंदगी में कदम रखा और फिर गायब हो गया। क्या यह अमेरिका में है अब? हरम ने बेसाख्ता पूछा। हाँ बेटा, बड़ा ज़हीन है, बिजनेस पढ़ने गया है, बस दुआ है अल्लाह खैर से वापस लाए। हरम ने नजरें झुका ली। यह वो लम्हा था जब हकीकत ने आखिरी जरब लगाई। वो जो खुद को एक बीवी समझती थी, अब हकीकत यह थी कि वो उस शख्स के घर में एक मुलाजमा थी। कमरे में वापस आकर हरम ने दुपट्टा उतारा और आईने के सामने बैठ गई। खुद को देखा।
वो लड़की जो सन्नान के साथ निकाह के बाद खुद को खुशकिस्मत समझती थी, अब खिदमत गुजार बन चुकी थी। उसी शाम सलमा खां कमरे में आई। आज बड़ी बेगम ने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। परसों कह रही थी कि काम में तेजी नहीं रही। खाला, मैं सिर्फ बीजान की खिदमत के लिए हूँ। हाँ, मगर बेगम साहिबा की तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहना होता है। खैर, बचकर रहना। कुछ दिन बाद जब सब रात के खाने में मशरूफ थे, हरम लाउच में पानी लेने गई। दीवारों पर तस्वीर आवेजा थी। एक तस्वीर के सामने रुक गई। सन्नान किसी गर्ल्स कॉलेज के इवेंट में खड़ा था। साथ में उसके भाई और वालिद। नीचे लिखा था, हैदर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स। उसने सरसरी नजर से बाकी तस्वीर भी देखी। सन्नान बचपन ही से हर फ्रेम का मरकज था। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी एक पहचान की सूरत में मौजूद थी, मगर हकीकत में वो गायब था। एक दिन जब वो बीजान को दवा देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा कोई है नहीं? कोई शौहर, घर, खानदान? हरम ने नजरें चुराई। बस माँ थी, अब आप हैं। बीजान ने हाथ उसके सर पर रख दिया। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उस रात हरम को नींद नहीं आई। वह छत पर जाकर बैठ गई। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी कुछ सच्चाइयां बेनकाब कर रही थी। क्या वाकई किस्मत ने मेरा यही मकाम लिखा था? वो बड़बड़ाई। बच्चे की हरकत अब वो कभी कभार महसूस करने लगी थी। यह एहसास उसकी रातों को और दिनों को एक नए रंग में रंग रहा था। वो अब संभल कर कदम रखती, हर लफ्ज सोचकर बोलती। अब वो सिर्फ बीवी नहीं रही थी, माँ बनने जा रही थी। लेकिन इस सवाल के साथ जिसमें वो किसी की इज्जतदार शरीके हयात नहीं, सिर्फ एक छुपी हुई हकीकत थी। बंगले के सभी अफराद के लिए वह महज एक मुलाजमा थी, मगर उसके अंदर पलती जिंदगी उसे अपने होने का, अपने मकाम का और इस छीने गए रुतबे का हर लम्हा एहसास दिलाती थी। यही किस्मत का सबसे बड़ा तंज था। वो जिसे कभी बीवी के नाम से पुकारा जाना था, आज उसी शौहर के महल में नौकरानी बनकर सांसें गिन रही थी। डिलीवरी के वक्त सलमा खाला ने हरम को अस्पताल पहुंचाया। बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ, खूबसूरत चेहरा, भूरी आंखें और नन्हे हाथ पांव। बेटा हुआ है, माशाल्लाह, नर्स ने इत्तला दी। हरम ने कमजोर आंखों से उसे देखा और दिल में बस एक ही दुआ की, या अल्लाह, इसे मुझसे जुदा ना करना। 2 महीने खाला के घर में गुजरे। शाहजर दिन ब दिन बड़ा होता गया। फिर वो दिन आया जब हरम ने बच्चे को गोद में लिया और बंगले वापसी की तैयारी की। मीजान ने खुशी से कहा, तो वापस आ रही हूँ, मैंने बहुत याद किया। तस्सीम बेगम ने नागवारी से एक नजर डाली। बच्चे को साथ ला रही हूँ। जी बेगम साहिबा, पर मैं सारा काम खुद संभाल लूंगी। देख लेना, शिकायत ना आए। हरम ने खामोशी से सर हिला दिया। उसे दोबारा मुलाजमा के कमरे में वही पुराना बिस्तर और वही रूटीन मिली। बस अब उसके साथ एक शीरखौर भी था। चंद दिन बाद एक और मुलाजमा रख ली गई जो बीजान की देखभाल में उसका साथ देती थी। जब हरम शाजर को संभालती तो दूसरी मुलाजमा बीजान के पास होती। वक्त गुजरता गया और शाजर ने रेंगना सीखा, फिर चलना और बोलना। अम्मा, पानी दो। यह पहला जुमला था जो सुनकर हरम रो दी। तस्लीम बेगम का रवैया कभी नहीं बदला, मगर बीजान उसके साथ वैसी ही रही, नरम ख्याल रखने वाली, और अक्सर शाज को अपने पास बिठाकर कहती, इसकी आंखें तो बिल्कुल सन्नान जैसी हैं। एक दिन शाम को हरम लाउंज की सफाई कर रही थी जब बीजान के कमरे से आवाज आई, तस्वीर उतारो, मुझे सन्नान की नई भेजनी है। हरम ने नजरें झुकाईं। स्नान की हर मौजूदगी अब भी दीवारों पर थी, जिंदगी में नहीं। फिर एक दिन 7 साल बाद घर में हलचल सी हुई। किचन में काम करते हुए हरम ने सुना, स्नान आ रहा है अमेरिका से, कोर्सेज मुकम्मल करके वापस। हथौड़े की तरह यह जुमला दिल पर गिरा। उसने फौरन शाज को गोद में लिया और अपने कमरे में बंद हो गई। वह अब इस लम्हे के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह शोर की आवाज से बंगला गूंज उठा। स्नान रात देर गए पहुंचा था और अब नींद से जागा लाउच में। जब वह नीचे आया तो तस्नीम बेगम किसी मुलाजमा को सख्ती से डांट रही थी। तुम्हें समझ नहीं आती? चौकीदार से क्या बात कर रही थी? तुम लोगों की कोई हद है या नहीं? स्नान मुड़ा ही था कि नजर अचानक उस लड़की पर जा ठहरी जिसे वो कभी जिंदगी कहता था। हरम, वही चेहरा, बस कुछ बदला हुआ था, कुछ थका हुआ, और उसके पीछे छुपा बच्चा, वो जैसे सन्नान के जिस्म से जान निकाल ले गया। वो रेलिंग के करीब आकर ठिठक गया। शाजर की आंखें जैसे उसकी आंखों का अक्स थी। बगैर कुछ कहे वह पलटा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ा। अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके टहलने लगा। यह क्या लाया है? वो यहाँ, वो बच्चा। इसी वक्त एक मुलाजमा नाश्ते का पूछने आई।
सरनान ने फौरन सवाल किया, कौन थी वो लड़की जिसे मम्मी डांट रही थी? बीजान की मुलाजमा यहाँ 7 साल से है। बच्चा, उसका है 7 साल। जी, बीजान को बहुत पसंद है, इसीलिए मम्मी कुछ कह नहीं पाती। स्नान ने गहरी सांस ली। बच्चा, बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। वो साकित होकर बैठ गया। अब वह यह सोच रहा था कि हरम ने कोई दावा क्यों नहीं किया। क्या वह उसे पहचान गई थी या नहीं, और अगर पहचाना था तो खामोश क्यों रही? दोपहर को वो बीजान के कमरे में गया। वो वहीं थी। हरम दवा दे रही थी। स्नान ने दरवाजा खोलते ही नजर उस पर डाली। हरम ने सिर्फ एक पल के लिए आंख उठाई, फिर फौरन निगाहें झुका ली। चेहरे पर ना हैरत थी ना सवाल, सिर्फ एक अजनबियत। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे, आओ, आकर बैठो। सन्नान ने उसके पास बैठकर शाहजर को देखा, जो कालीन पर बैठा बिलावजह जमीन पर लकीरें खींच रहा था। यह बच्चा किसका है? बीजान ने मुस्कुराकर कहा, हरम का। अच्छा, बच्चा है ना? स्नान ने हरम की तरफ देखा। क्या नाम है इसका? शाहजर। हरम की आवाज ठहरी हुई थी। अजीब नाम है जी, कुछ चीजें अजीब ही अच्छी लगती हैं। हरम ने जवाब दिया और दवा का डब्बा समेटने लगी। सन्नान ने खामोशी से देखता रहा। वो उसे पहचान चुकी थी, वह सब जानती थी, मगर उसकी आंखों में ना कोई इल्तिजा थी और ना कोई इल्जाम। सन्नान को आए कुछ दिन हो चुके थे, मगर उसने ना हरम से कोई वजाहत मांगी, ना कोई रिश्ता तस्लीम किया। वो अपनी राह चलता रहा, जैसे हरम और शाजिर कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना था। वो जब भी बीजान के कमरे में आता, रस्मी से हालचाल पूछता और चला जाता। बीजान ने एक दिन कहा, स्नान, तुम्हें यह बच्चा कुछ जाना पहचाना नहीं लगा? सन्नान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे तो सब मासूम होते हैं बीजान। हरम ने सर झुका लिया। आंखों में जख्त की नमी तैर गई। इसी दौरान घर में बातें शुरू हो गईं। तस्लीम बेगम ने कामरान हैदर को फोन पर कहा, स्नान की शादी की उम्र हो गई है, अब देर नहीं करनी चाहिए। कामरान साहब ने जवाब दिया, देख लो, बचपन की मांग है मारिया, वो अब भी स्नान को पसंद करती है। तस्लीम बेगम ने यह बात स्नान के सामने रखी तो वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसा आप लोग बेहतर समझे। मारिया अक्सर बंगले में आने लगी। स्नान के साथ छत पर गपशप, लॉन में चाय और कभी ड्राइव पर जाना मामूल बन गया। एक दिन बीजान ने हरम से पूछा, वो जो रोज आती है, क्या नाम है उसका? मारिया, जी वही है। शादी तय हो गई क्या? हरम ने सिर्फ सर हिला दिया और दवा पिलाने लगी। शादी की तारीख तय हो गई, सब तैयारियों में मशरूफ हो गए। हरम सुबह से शाम तक बीजान का भी ख्याल रखती और मारिया की शादी वाले कपड़े, तोहफे, डेकोरेशन के मामलात में भी मदद देती। शादी के दिन वह ड्री में कपड़े तय कर रही थी, जब एक मुलाजमा ने कहा, सुना है मारिया बहुत जिद्दी है। स्नान साहब तो बहुत सीधे लगते हैं, देखे क्या बनता है। हरम ने कुछ न कहा, बस दिल में कसक उठी। शाम को वो अपने कमरे में बैठी थी। शाहजर सो चुका था। बाहर शादी की खुशबू फैली हुई थी। गीतों की आवाजें गूंज रही थीं। हरम ने दरवाजा बंद किया, मगर आवाजें दीवारों से टकराकर भी अंदर आती रहीं। उसने एक तस्वीर निकाली, शाहजिर की पैदाइश के बाद अस्पताल में ली गई तस्वीर, जिसमें वह कमजोर हाथों में बच्चे को थामे बैठी थी। क्या यही अंजाम होना था? वह बड़बड़ाई, क्या सिर्फ एक लम्हे की खुशी इतनी महंगी थी? अगली सुबह अखबारात में तस्वीरें थीं। मारूफ बिजनेस फैमिली के चश्मो चिराग सन्नान हैदर की शादी मारिया खान से। चंद दिन बाद मारिया और सन्नान हनीमून पर चले गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट होने लगी, कभी सन्नान के साथ बीच पर, कभी रिसोर्ट में हाथ थामे। मारिया हर तस्वीर में चमक रही थी। हरम इन तस्वीर से बचने की कोशिश करती, लेकिन मुलाजमाएं चुप ना रहती। अरे स्नान साहब तो पूरे हीरो लग रहे हैं। महीने गुजरे, फिर एक खबर बिजली बनकर गिरी। बैरूने मुल्क उनका एक्सीडेंट हो गया था। स्नान को मामूली चोटें आईं। मारिया का इलाज लंबा चला। जब वो वापस आए, घर में खामोशी सी थी। बीजान ने स्नान से पूछा, क्या हाल है उसका? ठीक है, मगर सन्नान रुका। डॉक्टरों ने कहा वो कभी माँ नहीं बन सकती। बीजान ने लंबी सांस ली। अल्लाह हर हाल में बेहतर करता है। मारिया ने वापसी के चंद दिन तो खामोशी से गुजारे, मगर फिर तेजी से बदलने लगी। मामूली बातों पर बहस, गुस्सा और अक्सर तन्हाई पसंद हो गई। एक दिन उसने स्नान से कहा, तुम अब मुझसे दूर रहते हो, मुझे लगता है तुम किसी और को चाहने लगे हो। मारिया, ऐसी बातें ना करो, हम सिर्फ एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मुश्किल वक्त या मेरी कमी पूरी करने के लिए तुम नया रास्ता देख रहे हो। सन्नान खामोश हो गया। दिल के किसी कोने में वाकई एक साया उभरने लगा। वह साया
जो 7 साल से उसकी हकीकत से जुड़ा था। हरम और शाज अब मारिया के शक और स्नान के इस तरफ ने इख्तलाफ की बुनियाद डाल दी। एक नया जख्म जो अभी मुकम्मल खुला भी नहीं था, नासूर बनने जा रहा था। एक शाम शासिर बीवी जान के कमरे में फर्श पर बैठा कार खिसका रहा था। स्नान कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर चंद लम्हे रुका, जैसे खुद को कुछ समझा रहा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हेलो, शाजिर ने चौंक कर पीछे देखा। अंकल, आप कौन? स्नान मुस्कुरा दिया। मैं दोस्त हूँ, चॉकलेट खाओगे? वो जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। शाजिर ने तजब्सुब से देखा, फिर हाथ आगे किया। स्नान उसके करीब बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? शाजिर, हम अच्छा नाम है। स्कूल जाते हो? जी, मेरी टीचर कहती है मैं अच्छा बोलता हूँ। स्नान के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी उभरी। वो गौर से उसकी भूरी आंखों में देख रहा था। एक लम्हे को हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर छुआ, बिल्कुल मेरे जैसे। इतने में दरवाजा खुला। हरम ने शाजिर को देखकर कदम ते कर दिए। वो स्नान के इतना करीब बैठा देखकर रुक गई, फिर आगे बढ़ी और शाजिर की चॉकलेट उसके हाथ से लेकर फर्श पर फेंक दी। चलो यहाँ से। अम्मी चॉकलेट। शाजिर ने रोना शुरू किया। स्नान उठा। क्या कर रही हो? बच्चा है। खुश हो रहा था। इसकी खुशी तुम्हारी नजर से नहीं चाहिए, हरम ने दांत पीसते हुए कहा और शाजिर का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। सन्नान ने चॉकलेट के रैपर को जमीन से उठाया, मुट्ठियां भी, और बीजान के खाली बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में खामोशी छा गई। दूसरी मुलाजमा जब बीजान को वापस लाई तो सन्नान ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया। उस रात हरम कमरे में बैठी शाजिर को सुलाने की कोशिश कर रही थी और बच्चा जिद पर था कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए। वो अंकल वाली नहीं मिलेगी, वो अंकल तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वो अच्छे लगे मुझे। हरम का जख्त जवाब देने को था। उसने चादर खींचकर बच्चे को गोद में ले लिया। बस करो और अब सो जाओ। दूसरी तरफ स्नान ने कमरे में खुद को बंद कर रखा था। मारिया देर रात तक मैसेजेस कर रही थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई बार जहन से हरम और शाजिर को झटकने की कोशिश की, मगर हर बार वो चेहरे आंखों में उतर आते। क्या वो वाकई मेरा बेटा है? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा? अगले दिन वो बीचान के कमरे में दाखिल हुआ तो हरम शाहजे को कॉपी पर कुछ लिखवा रही थी। तुम्हें बार बार बच्चा मेरे सामने क्यों लाती हो? हरम ने पलटकर तीखे लहजे में कहा, यह बीजान का कमरा है, तुम्हारा नहीं। बच्चा अगर यहाँ हो तो यहीं तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। स्नान उसके करीब आया। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम कब तक खुद को मेरे बेटे से छुपाओगी? तुम्हारा बेटा, तुम्हें इतनी आसानी से बाप बनने का कोई हक नहीं। तुम इसे मेरी जिंदगी से कैसे अलग रख सकती हो? तुमने मेरे वजूद का इनकार किया, अब तुम्हारी औलाद को भी इनकार ही समझिए। बीजान की नज़र दोनों पर थी, मगर वह खामोश रही। सरनान ने शाहजे की तरफ कदम बढ़ाया। बेटा चलो मेरे साथ बाहर चल। हरम फौरन बीच में आई। एक कदम बढ़ाया तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो। शोर, तुम अब तक खामोश रही। अब क्यों बोलने का इरादा है? क्योंकि अब मेरा बच्चा तुम्हारी मक्कार आंखों की चमक को पहचानने लगा है। सन्नान ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। मेरे पास तुम्हारे लिए एक लम्हा भी नहीं। यह मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं, शाहजिर का भी है। वह तुम्हारा कुछ नहीं लगता और तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। दरवाज़ा पीछे से खुला। मारिया अंदर दाखिल हुई। क्या हो रहा है यहाँ? हरम फौरन शाहजिर को गोद में उठाकर निकल गई। बीजान का बुखार उतर चुका। दवा वक्त पर दी है। मारिया ने शक भरी नज़रों से सन्नान को देखा। क्या मसला है इस मुलाजमा में? तुम्हारी दिलचस्पी कुछ ज्यादा नहीं हो रही। सन्नान ने खुद पर काबू रखते हुए कहा। बीजान की नर्स है, वह मत खोलो। हर बात में शक, मगर मारिया की आंखों में यकीन नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे, स्नान टेरेस पर खड़ा सिगरेट जला रहा था। जहन में सिर्फ शाजिर का चेहरा था। वो मुझसे जुड़ा है खून से, फिर क्यों मैं दूर रहूं नीचे। हरम अपने बिस्तर पर बेचैन थी। शाजिर सो चुका था, मगर उसका हाथ अब भी हरम की उंगली में लिए हुए था। यह बच्चा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी सोच के काबिल नहीं, हरम ने आहिस्ता से कहा और आंखें मूंद ली। सन्नाटे में इस बार तकरार नहीं, सिर्फ एक अनजानी कशिश थी जो सब कुछ बदलने के करीब थी। सुबह नाश्ते की मेज पर सब अपनी अपनी बातों में मशरूफ थे। तस्नीम बेगम को आज किसी तकरीब में जाना था। मारिया नई ज्वेलरी दिखा रही थी। सन्नान खामोशी से कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी जे मुसलसल सामने खुले लॉन की तरफ थी, जहां शाजिर गेंद से खेल रहा था। तस्लीम बेगम ने नाश्ता समेटने का इशारा किया तो हरम किचन में बर्तन रखने चली गई। चंद लम्हे बाद सन्नान चाय का कप हाथ में लिए उसकी तरफ आया और दरवाजे के करीब रुककर देखा। वो पीठ किए चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी।
बगैर आवाज किए वो दबे कदमों उसके पीछे आया और अचानक बाहों में जकड़ लिया। हरम चौंक कर पलटी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बस एक लम्हा, सिर्फ तुम्हारा। ये हक तुम खो चुके हो। सन्नान ने गिरफ्त ढीली की, मगर पीछे ना हुआ। तुम चाहो या ना चाहो, हम दोनों का आपस में एक रिश्ता है और तुम जानती हो यह झुठलाया नहीं जा सकता। रिश्ता सिर्फ निकाह से नहीं होता, निभाने से बनता है। मैं निभाना चाहता हूँ, मगर तुम हर बार दरवाजा बंद कर देती हो, क्योंकि तुम्हारा आना छुपकर मेरी इज्जत छीन लेने की तरह लगता है। सलमान ने गुस्से से हाथ पीछे किए। जब तुम मुझे बाप बांधने नहीं देती, तब मैं शौहर होने का हक मांगने आता हूँ। इतने में मारिया किचन के दरवाजे तक आ पहुंची। अंदर झांक कर देखा तो स्नान और हरम आमने सामने खड़े थे और माहौल कशीदा था। मारिया एक चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर वापस मुड़ गई। स्नान ने सर झटका और किचन से बाहर निकल गया। हरम ने सांस बहाल करने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। दिन भर मारिया का रवैया अजीब सा रहा। विजान के कमरे में आई तो हरम से पूछ बैठी, आजकल तुम और सन्नान कहीं बाहर तो नहीं जाते? मैं मुलाजमा हूँ बेबी, मेरी दुनिया इस कमरे 2 से आगे नहीं, मगर तुम तो बहुत खास हो गई हो लगता है। बीजान ने मुदाखलत की, यही खास है क्योंकि इसे मुझ जैसे कमजोर इंसान का ख्याल है। बाकी लोग तो सिर्फ जबानी हमदर्दी करते हैं। मारिया खामोशी से बाहर चली गई। रात गहरी हो चुकी थी और बंगले के हर कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थीं। दरो दीवार पर खामोशी सवार थी। मुलाजमाओं का हिस्सा नीम तारीख था। हरम अपने कमरे में शाजिर को सुलाने के बाद खुद भी सोने के लिए लेटी, मगर नींद कोसों दूर थी। आज दिन भर स्नान का रवैया ज्यादा अजनबी था, ज्यादा खामोश। मारिया से होने वाली बहस और फिर सन्नान का गुस्से में सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाना, सब देख चुकी थी वो। मगर जो नहीं देखा था वो यह था कि अब वो रात का अंधेरा लेकर आ रहा था। दरवाजे पर आहट हुई। हरम ने चौंक कर जेन दरवाजे पर गाड़ दी। दस्तक नहीं थी। दरवाजा खुल चुका था। सन्नान बगैर इजाजत अंदर आ चुका था। यह क्या हरकत है? हरम बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। उसकी आवाज खौफ और गुस्से में लरस रही थी। बात करनी है तुमसे और अपने बेटे से। स्नान धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। रात के इस वक्त तुम्हें कोई हक नहीं कि यूं मेरे कमरे में दाखिल हो। हरम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जाओ यहां से। स्नान ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद कर दिया, चटकनी लगा दी। अब बहुत सुन ली तुम्हारी बात, बहुत देखा तुम्हारी खामोशी को। अब मैं बोलूंगा, मेरी बारी है। यह तुम्हारा गुरूर है या पागलपन? मेरा हक है तुम पर भी और इस बच्चे पर भी। हक? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने सब कुछ खो दिया उस दिन जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे। सरनान खामोशी से उसके करीब आया। हरम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार आ गई। तुम्हारा शौहर हूं मैं, तुम्हें याद है? निकाह हुआ था हमारा। निकाह सिर्फ कागज होता है। जब रिश्ता ही ना हो तो एक लफ्ज कुछ नहीं होता। स्नान की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वह एक पल को रुका, फिर जोर से बोला, बस बहुत हो गया। हरम ने शाजिर की तरफ देखा, जो नींद में बेखबर था। वो सन्नान को रोकने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो जैसे सुनने को तैयार ना था। चले जाओ, कुत्ता के लिए चले जाओ। उसकी आवाज खौफ में डूबी हुई थी, मगर दरवाजा बंद था और सन्नान की जिद ने हर दलील, हर इल्तिजा को रौंद डाला था। कुछ देर बाद कमरे में सिर्फ हरम की सिसकियां बाकी रह गईं। सन्नान खामोशी से उठा, चटकनी खोली और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया। दरवाजा खुला का खुला रह गया और हरम फर्श पर बैठी, कांपते हाथों से चादर समेटती रही। शाजिर नींद में करवट बदल रहा था और माँ की आंखों से बहता हुआ सुकूत इस कमरे को कब्रिस्तान बना रहा था। सुबह जब पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो हरम बिस्तर पर बैठी थी, आंखें सुर्ख, चेहरा बेरंग, और दरवाजा खटका तो वो नहीं हिली। मुलाजमा ने पूछा, बीजान ने बुलाया? नहीं जा सकती, तबीयत ठीक नहीं, कुछ चाहिए तो बता देना। मुलाजमा चली गई। हरम ने शाजिर के गाल पर हाथ फेरा। तुम्हारे होते मैं कमजोर नहीं बन सकती। मगर उसकी आवाज में वो अज़्म नहीं था जो माजी में होता था। वो सिर्फ अपनी हड्डियों में टूट फूट कर शोर ही सुन सकती थी। उसी दिन दोपहर में मारिया सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, किसी ने कमरे की चटकनी ठीक से बंद नहीं की। रात दरवाजा खुला था, अजीब लग रहा है। सन्नान पास से गुजरा तो कुछ कहने की कोशिश की, मगर मारिया ने तेज निगाहों से देखा। अब हर हरकत नजर में है, तुम्हारी नजरें, तुम्हारे कदम, सब। सन्नान खामोश रहा, कुछ बोला नहीं, मगर चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कल रात जबरदस्ती के बाद उसने महसूस किया था। शायद कोई हद क्रॉस कर लेने के बाद जमीर की दस्तक पर दरवाजा पीटने लगती है। शाम को बीजान के कमरे में खामोशी थी। हरम
कमरे की दहलीज पर खड़ी रही, अंदर ना जा सकी। बीजान ने दूर से ही पहचान लिया। आ जाओ बेटा, कुछ दिन से खामोश हो गई हो तुम। बस थक गई हूं बीजान, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जुबान से कहना मुश्किल होता है। बीजान ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। रात को हरम वापस क्वार्टर आई तो शाद सो चुका था। दरवाजा बंद किया, चटखनी लगाई और एक बार फिर बैठ गई। चादर में मुंह छुपाकर वो रोई, लेकिन आवाज बाहर ना आई। वह खामोश चीखें थी जो दीवारों से टकराकर उसके अंदर ही दफन हो रही थी। दोपहर का वक्त था। हरम भी जान के कमरे में दवा रखकर निकली ही थी कि तस्लीम बेगम की आवाज ने रोक लिया। ओ लड़की, जरा इधर आना। हरम ने सर झुकाकर उनके करीब जाकर पूछा। जी बेगम साहिबा, चाय का कप ले जाओ। सन्नान के कमरे में वो ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले आया है। बेगम साहिबा, अगर मुलाजमा ले जाए तो जो कहा है वही करो। यह तुम्हारा काम है। चाय बनाओ और ले जाओ। हरम ने खामोशी से चाय बनाई, कप ट्रे में रखा और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कदम बोझल थे, सांस फूला हुआ। दरवाजे पर पहुंची तो दस्तक दी, अंदर आ जाओ। स्नान की आवाज थी। दरवाजा धीरे से खोला और ट्रे मेज पर रखने लगी। स्नान, बिस्तर पर नीम दराज फाइल हाथ में, मगर नजर हरम पर टिकी हुई। तुम आई हो, अच्छा किया, बेगम साहिबा ने भेजा। जानता हूं, मगर मैं तुमसे खुद भी बात करना चाहता था। हरम पलटने लगी तो सन्नान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। अभी कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो? बात सुनो, सिर्फ एक बात, सिर्फ करीब आओ। यह जगह तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। तुमने मेरे लिए जो दरवाजे बंद किए थे, मैं आज वो खोलना चाहता हूँ। हरम ने बाजू छुड़ाया, मगर सन्नान का रवैया बेकाबू है। सन्नान, होश करो, यह तुम्हारी बीवी का कमरा है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? यह तुम्हारा भी है, तुम मेरी बीवी हो। मैं झुठलाते से थक गया। हरम ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, मगर सन्नान उसे दबोच गया। छोड़ो मुझे, मैं शोर मचा दूंगी, चाहे सारा घर सुन ले, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। दरवाजा बंद था, मगर चटकनी ही नहीं लगी थी। इसी में दरवाजा जोर से खुला। मारिया, जो अचानक मायके से वापस आई थी, सामने खड़ी थी। कमरे में खामोशी छा गई। मारिया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक लम्हे को साकित रही, फिर चीख कर बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? हरम पीछे हटी, सांस फूले हुई थी, बाल बिखरे, चेहरा जर्द। मारिया, तुम गलत समझ रही हो। सरनान ने कहा, गलत? मैं अंधी नहीं हूं, अपनी आंखों से देख लिया है। मुलाजमा के साथ शर्म नहीं आती। तुम्हें नीचे शोर सुनकर तस्नीम बेगम, बीजान और चंद मुलाजिम भी ऊपर आ गए। मारिया की आवाज दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। सबको बुलाओ, सुने सब, ये कैसा शौहर है जो बीवी होकर भी दूसरी औरत के पीछे पड़ा है। तस्लीम बेगम अंदर दाखिल होते ही हरम पर लपक उड़ी। बदकिरदार, मेरी इज्जत को दाग लगाया। यह थी तेरी हकीकत। वो बालों से पकड़कर उसे घसीटने लगी। साथ ही मारिया ने भी थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे शौहर पर नजर रखती थी, जबान दराज। बेगैरत डीजान ने दोनों को रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, ये क्या कर रही, होश में आओ। मगर उनकी कमजोर आवाज शोर में दब गई। हरम जमीन पर गिर चुकी थी, आंखें बंद थीं, जैसे जिस्म ने साथ छोड़ दिया हो। अचानक सरनान आगे बढ़ा पड़ा, दोनों औरतों को पीछे धकेलते हुए ऊंची आवाज में चीखा, खबरदार, जो किसी ने उस पर हाथ उठाया। सब रुक गए। हरम भी हैरत से सन्नान की तरफ देखने लगी। ये मेरी बीवी है, निकाह किया था इससे 7 साल पहले। तुम सब इसे मुलाजमा समझते रहे। मैंने इसे छोड़ा जरूर, मगर रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। तस्लीम बेगम और मारिया का चेहरा एकदम सफेद हो गया। क्या आप बकवास कर रहे हो? मारिया धड़ी, सच बोल रहा हूँ, निकाहनामा मेरे पास है। यह लड़की मेरे साथ थी और शाजिर मेरा बेटा है। सन्नान ने सबके सामने जब निकाहनामा दिखाया तो जैसे बरसों की खामोशी एक धमाके से टूट गई। कमरे में हर कोई सुन हो गया कि दस्तखत मेरे हैं और यह उस दिन का गवाह जिससे मैंने इसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। मारिया ने काजात को हाथ से झटका। मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना। मुझे इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना जिसने मेरी इज्जत सरेआम रौंदी। सन्नान ने जवाब में जवाब नहीं दिया, बस मुख्तसर सा कहा, अगर तुम्हें रुखसती चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। उसी शाम मारिया ने अपना सामान पैक किया और अपने वालिदैन के घर चली गई। कुछ दिन बाद तलाक की खबर मारिया के खानदान तक पहुंच चुकी थी और सन्नान ने बाकायदा कानूनी कागजात भिजवा दिए। तस्लीम बेगम कई दिन तक किसी से बात ना कर सकी। उनका चेहरा स्पॉट हो गया था। एक मुलाजमा को बहू बनाने से बेहतर होता मैं बेटा ही खो देती।
कामरान हैदर ने दबे अल्फाज में कहा, कभी कभी बेटों की मर्जी तस्लीम करना ही अक्लमंदी होती है। सन्नान ने हरम और शाजिर को बंगले से लेकर शहर के पोश इलाके में एक फ्लैट में मुंतकिल किया। यह नया आगाज था। जो कुछ हुआ, इसके बाद सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। दीजान ने जिद की, मैं भी साथ चलूंगी। अब तुम्हारे साथ सुकून है। बंगले में तो सिर्फ खाली दीवारें रह गई हैं। चंद हफ्तों में फ्लैट में जिंदगी एक नई तरतीब में ढलने लगी। स्नान रोज काम पर जाता। शाम में हरम के लिए फूल और शाजिर के लिए खिलौने लेकर आता। पहले बहुत कुछ खो दिया, अब कुछ बचाना चाहता हूँ। 2 साल गुजर गए। वक्त के साथ साथ हरम के दिल में मौजूद खाली जगह भी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी। बीजान के मशवरों और सन्नान की मुस्तकिल मौजूदगी और शाजिर की शरारतों ने जिंदगी को हल्की हल्की चमक दे दी। फिर एक सुबह हरम ने वो खबर सुनाई जिसका इंतजार सन्नान ने कभी किया ही नहीं था। मैं माँ बनने वाली हूँ फिर से। सन्नान की आंखें नम हो गईं। यह खबर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। डिलीवरी अस्पताल में हुई। बीजान ने शाहजिर को गोद में लिए कॉरिडोर में दुआएं मांगी। नरसाई, मुबारक को बेटा हुआ है। बीजान ने कहा, स्नान अब तो तुम वाकई मुकम्मल हो चुके हो। घर वापसी पर सब कुछ बदल चुका था। 2 बच्चों की मौजूदगी ने जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। स्नान अब अपने दिन के बेशतर हिस्से घर वालों के साथ गुजारता। कारोबारी मुलाकातों में भी उसका दिल नहीं लगता था। आज भी जल्दी आ जाऊंगा, बच्चों को सैर पर लेकर चलेंगे, वो अक्सर फोन पर दफ्तर से कहता। सन्नान के मोबाइल पर सुबह सवेरे कामरान हैदर की कॉल आई। आवाज संजीदा। तस्नीम की हालत काफी खराब है और वह बार बार तुम्हारा और बच्चों का पूछ रही हैं। स्नान ने गहरी सांस ली। फिर फ्लैट में कदमों की आवाज गूंजी। हरम, अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने तुम्हारे और बच्चों के बारे में पूछा है। हरम ने नजरें उठाकर सन्नान को देखा। क्या हम सब वहां जा सकते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। इस बार तुम्हारा जाना बहू की हैसियत से होगा। उसी दोपहर बंगले की दहलीज पर एक गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। सन्नान बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके पीछे हरम थी, सादा लिबास में, सर पर दुपट्टा और आंखों में वह वकार जो वक्त ने चुपके से अदा किया था। जहन में मुलाजिमीन की नजरें उठी, एक खामोश हैरानी के साथ। वही हरम जो बरसों पहले इस बंगले में मुलाजमा की हैसियत से दाखिल हुई थी, आज एक मुकम्मल औरत, माँ और मालकन बनकर लौटी थी। दीजान वहीं थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। मेरी बेटी वापस आ गई, अब यह घर मुकम्मल लग रहा है। तस्लीम बेगम के कमरे में दाखिल होते ही हरम ने बच्चों को रोका। थोड़ा आहिस्ता चलो, दादी आराम कर रही हैं। स्नान आगे बढ़ा। अम्मी देखें, हम सब आ गए। तस्लीम बेगम ने कमजोर आंखें खोली, बच्चों को देखा। फिर हरम को चंद लम्हे कुछ बोल ना सकी। फिर आहिस्ता से बोली, आने में देर तो नहीं की? नहीं, हम सब यहीं थे। अम्मी सन्नान ने उनके हाथ थामे। हरम ने खामोशी से आगे बढ़कर शॉल उनके कांधों पर दुरुस्त की। फिर पानी का गिलास थामकर उनके लबों से लगाया। कमरे में खामोश खिदमत जारी रही। दवा का वक्त, खाने की परहेज, नींद का ध्यान। हरम ने सब संभाल लिया। मुलाजमाएं अब हैरत से ज्यादा एहतराम में उसका नाम लेती थीं। बीवी जी ने दवाई वक्त पर दी है। बीवी जी ने खुद खाना बनवाया था। कामरान हैदर 2 दिन बाद आए तो बीजान से कहा, हरम के आने से तस्नीम में थोड़ी जान लौट आई है। रात को हरम तस्नीम बेगम के पांव दबा रही थी। वह कभी नजरें हटाती, कभी चुप रहती। फिर एक दिन उनकी आवाज आई, तुम कुछ नहीं भूली। यादें भूलना आसान नहीं होता, लेकिन दिल साफ करने से कुछ दुख हल्के हो जाते हैं। तस्लीम बेगम ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और तुमने जवाब में सिर्फ खामोशी दी। खामोशी कमजोरी नहीं थी, वक्त का यकीन था कि वह बदलता जरूर है। उनकी आंखें भर आईं। मेरी माँ होती तो शायद तुम जैसी ही होती। अगले चंद दिनों में हरम ने न सिर्फ घर के कामों बल्कि खानदान के मामलात में भी संभालती दिखाई दी। स्नान जब दफ्तर से आता तो बच्चे भागकर उससे लिपट जाते। पापा, आज हमने दादी को सूर पढ़कर सुनाए। शाबाश, अगली बार तर्जुमा भी सुनना है। स्नान शाम का वक्त अब मुकम्मल घर पर गुजार था। फोन साइलेंट पर होता, मीटिंग्स महदूद हो चुकी थी। डीजान ने एक दिन स्नान से कहा, तुमने खुद को बदल लिया है। वक्त ने सिखा दिया कि सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं होता अगर घर में सुकून ना हो। एक शाम तस्नीम बेगम की तबीयत ज्यादा खराब हुई। सांसें धीमी हो गईं। डॉक्टर को बुलाया गया मगर वह समझ चुका था। हरम ने उनके माथे पर हाथ रखा। अम्मी, हम सब आपके आसपास हैं। तस्नीम बेगम ने धीरे से कहा, मेरी बहू मेरा गुरूर भी थी और मेरा इम्तिहान भी। तुमने सब पास कर लिया। आखिरी लम्हों में उनकी आंखें बंद हो गईं।
बंगले में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर अब खामोशी में शिकस्त का शोर नहीं, रिश्तों की तकमील की गूंज थी। चंद दिन बाद जब मयत दफन हो चुकी है, हरम ने कमरे में तन्हा बैठे सन्नान से कहा, उनका जाना दिल तोड़ गया, मगर दिल का बोझ भी हल्का कर गई है। वह सन्नान ने उसकी तरफ देखा। तुम हो तो सब है, अगर तुमने माफ ना किया होता तो शायद मैं खुद से भी माफी मांगने के काबिल ना रहता। हरम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। माफी नहीं, अजाला चाहिए होता और तुमने वो कर दिखाया। बच्चों की हंसी, घर की चहल पहल और रिश्तों का नया तवाजुन, यह सब इन जख्मों पर मरहम बन गए जो बरसों पुराने थे। अब वह रिश्ता जो एक धोखे से शुरू हुआ था, सच्चाई और खिदमत की बुनियाद पर मजबूत हो चुका था। हरम की आंखों में सुलह थी और स्नान की आंखों में मुकम्मल नदामत। यह सिर्फ इत्ताम नहीं था, एक मुकम्मल नया आगाज था।